चले बेटा स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टैक्स प्रैक्टिशनर यूजुअली जी कौन से वाली? अच्छा, लाइट आंखों में पड़नी है, किसी की कान में भी पड़ती, देखिए। ओके, अब ठीक है। ओके, बस ठीक है, गुजारा करें। इधर वालों की आंखों में पड़ रही है तो गुजारा कर, ठीक है। ओके, एसी तेज कर लूँ, थोड़ी ये वायरिंग भी ठीक कर लूँ। मैं टीचर हूँ, जाहिल इंसान। हाँ ओके, आज थ्रेड्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है। थ्रेड्स जो है, थ्रेड क्या है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप कर रहे हैं उनका ऑडिट, ठीक है। जब ऑडिट कर रहे हैं तो फिर साथ में इसको बेसिकली समझे, ऑडिट के लिए काम आएगा। बेसिकली एक फर्म का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, एक उसमें टैक्स डिपार्टमेंट होता है। एश्योरेंस में ऑडिट होता है, अश्योर करना, यकीन दिलाना अगले बंदे को, और एक उसमें एडवाइजरी डिपार्टमेंट होता है। फर्म में हमेशा ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं, किसी भी फर्म में, बड़ी फर्म में। एश्योरेंस में क्या होता है, वो ऑडिट करते हैं, वो जाके रिव्यू करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई हैं वो ठीक है या नहीं। इसको थोड़ा सा और देखते हैं। बेसिकली जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उनके जो शेयर होल्डर होते हैं वो कोई कहीं पे होता है, कोई मुल्क से बाहर होता है, तो उन कंपनीज को चलाते हैं डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि वो डायरेक्टर और मैनेजमेंट जो कंपनी के एसेट्स हों वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर शेयर होल्डर एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में, एक ऑडिटर अपॉइंट करते हैं कि ये बंदा हमारे बिहाफ पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा, वेदर दोज गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू या नहीं। क्लियर हो गया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो ठीक है या नहीं। क्लियर है? दोबारा से, शेयर होल्डर अलग होते हैं, डायरेक्टर और मैनेजमेंट। डायरेक्टर में से भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे शेयर होल्डर डायरेक्टर हों ये जरूरी नहीं। अब मैनेजमेंट सीएफओ हो गया, सीईओ हो गया और जीएम हो गया, जनरल मैनेजर, ये सारे लोग कंपनी को चला रहे होते। अब कंपनी को चला रहे हैं तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या आईएफआरएस कहते हैं और आईएएस कहते हैं, ठीक है, ये इनके मुताबिक चला रहे हैं या कोई अपनी तरफ से, नंबर 1। नंबर 2, अपने फायदे के लिए कंपनी के एसेट्स तो नहीं इस्तेमाल कर रहे। ये जो कज़न को रख लिया जॉब पे और उसको 4 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, जबकि उसी जॉब की सैलरी जो है वो नॉर्मल उसमें 1 लाख रुपया है। तो इस तरह के सारे मामला देखने के लिए शेयर होल्डर के पास टाइम नहीं है। और अगर उनके पास टाइम हो भी सही, तो क्या शेयर होल्डर्स को पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होती है, इम्पेयरमेंट क्या है, रीवैल्यूएशन क्या है? नहीं पता। तो ये उन्होंने एक बंदा ढूंढना है जिसको पता हो इन सारी बातों का, वो है ऑडिटर। वो कौन है? वो ऑडिटर, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लियर हो गया? लें जी, तो जो ऑडिट करता है फर्म में डिपार्टमेंट, उसको कहते हैं एश्योरेंस डिपार्टमेंट। जो टैक्स की सर्विसेज देता है, अच्छा पूरी दुनिया में टैक्स इस तरह से नहीं होता, पाकिस्तान में टैक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लिहाजा उन्होंने उसका अलहदा से डिपार्टमेंट बना। क्लियर है? और फिर जो नहीं आता बाकी में, जैसे हमारी फर्म है वो साथ में सॉफ्टवेयर भी देती है। सॉफ्टवेयर
यानी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, आपने एंट्री करनी है तो आगे प्रॉफिट एंड लॉस ये वो सारा कुछ खुद बनता जाएगा। वो जो इस तरह के काम, जिस तरह से बुक कीपिंग समझते हैं, किसी क्लाइंट की जो है वो एंट्रीज भी आप खुद करते हैं, ठीक है, वो सारे काम कौन करता है? एडवाइजरी डिपार्टमेंट, ठीक है। जो इन दोनों में नहीं आता वो कहाँ पे आता है? एडवाइजरी में। अब रोला कहाँ पे है? रोला ये है कि जो अश्योरेंस होते हैं उसके कोई खास पैसे नहीं होते। आई कि आपने कुछ फीस रखी हुई है, उससे कम ज़्यादा वो उतनी ले लेते हैं। असल में जो अमाउंट ज़्यादा आती है वो टैक्स और एडवाइजरी से, ठीक है। अब हमारा एक क्लाइंट है, उसकी हमने सारी की सारी एंट्रीज खुद की हुई है, बुक कीपिंग, फिर जब हम ऑडिट करने जाएंगे और हम कहेंगे ये एंट्री गलत है, तो वो क्या कहेंगे? भैया आपने ही की थी। इसको कहते हैं आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या कर रहे हैं? रिव्यू। और रिव्यू करते हुए आपको अपना काम रिव्यू करना पड़ रहा है, तो यहां पे एक थ्रेट अराइज होगा, उसको क्या कहते हैं? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्या कहेंगे? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्लियर हो गया? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, यहां तक सब ओके? कि आप जब काम को रिव्यू करने गए शेयर होल्डर के बिहाफ पे और मैनेजमेंट को कह रहे हैं भाई ये एंट्रीज गलत है, ये एसेट की यूजफुल लाइफ मेरे ख्याल में 5 साल होनी चाहिए थी, आपने 10 साल क्यों लिखी है? होता है यूजफुल लाइफ कुछ है। आप कह रहे हैं कि ये जजमेंटल चीजें होती हैं, ठीक है, ओके। लेकिन जी जो है आप वो कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि जनाब इसकी रेजिडुअल वैल्यू 5 लाख है, मेरे ख्याल में तो ये 3 लाख भी नहीं होंगी। तो ये सारी जब बातें कहेंगे तो वो कहेगा भाईजान ये सारे काम किसने किए हुए? आपने किए हुए। तो उस टाइम पे हो सकता है आप ऑडिट सही ना कर पाए। इसको कौन सा थ्रेट कहते हैं? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ये वाली बात होगी, ओके। क्लाइंट, ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट आपको समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। क्लाइंट को नोटिस आया, आप अदालत में गए, आप कमिश्नर के पास गए, आप कमिश्नर अपील्स के पास गए, ये नाम सुना हुआ? आप हाई कोर्ट के पास गए, अथॉरिटीज में नहीं पढ़ा? कमिश्नर अपील था अथॉरिटीज में, ठीक है, और मर गया है, था, अच्छा है, अच्छा लें जी। तो आप फिर अगर वहां से आपकी देखें, आपको कमिश्नर ने ऑर्डर भेजते हैं, ये दोबारा से सिचुएशन को सुने, आपको नोटिस आता है, आप क्या भेजते हो? रिप्लाई भेजते हो। वो रिप्लाई क्लाइंट नहीं तैयार करता, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तैयार करते। उसके बाद वो आपको शोकाज नोटिस और ऑर्डर भेजता है। ऑर्डर के साथ कहता है इतने पैसे जमा कराओ। अगर आप पैसे जमा करा दें ठीक है, लेकिन अगर आपको कहे कि ये ज्यादती है, ये गलत ऑर्डर है, तो आप अपील में जाते हैं कमिश्नर अपील के पास। किसके पास? कमिश्नर अपील के पास। वो आपके हक में फैसला दे तो ठीक है, नहीं तो फिर एक होता है एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। इनलैंड रेवेन्यू की एपलेट ट्रिब्यूनल है, बड़ा आसान सा नाम है, ATIR जाते हैं। अब ठीक है, एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड, दोबारा नहीं, ये याद कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 में, हाँ, एपलेट ट्रिब्यूनल इन एपलेट ट्रैब, मुझे भी बुला दिया। एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड, ट्रिब्यूनल कहते हैं अदालत को, इनलैंड रेवेन्यू ट्रिब्यूनल कहते हैं अदालत को, इनलैंड रेवेन्यू कहते हैं ये जो टैक्स वाले हैं। दो बातों को समझ आ गई? को याद करने, एपलेट को याद कर। ATIR में जाते हैं, अब भाड़ में जाते हैं। अच्छा लेंज, आप जाते हैं एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, ठीक है, तू नहीं जा सकता, दरवाजे छोटे हैं। अच्छा लेंज, तो एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू पहुंच गए, ठीक है, मिलके पढ़ो एपलेट। अच्छा ATIR में जाते हैं, वहां भी आपको अगर इंसाफ ना मिले तो आप जाते हैं हाई कोर्ट, इसका नाम सुना हो? अगर वहां से ना मिले तो आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और वहां से ना मिले तो कब्र में जाते हैं। खैर, ये सारी जगह जहां पे आप का क्लाइंट नहीं जाता, आप जाते हैं।
अब वो कह रहे होंगे कि ये झूठ बोल रहा है, इसने टैक्स चोरी किया है, और आप कहेंगे कि ये सच बोल रहा है, ये अच्छा है। आप उसके एडवोकेट होंगे। आप उसके क्या होंगे? एडवोकेट। कल को जब आप ऑडिट करने गए, उसमें वहां बहुत सारे मसाइल, तो एक होती है ऑडिट रिपोर्ट, उसमें लिखते हैं या तो ये सच्चा है या आप कहते हैं ये झूठे हैं, इन्होंने ये सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो पता है। अब जब उस टाइम पे आप कहने लगे कि ये झूठे हैं, इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं बनाई, और उससे पहले 2 साल हो गए हैं, आप अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह पे कह रहे हैं ये सच्चे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया। इसको कहते हैं एडवोकेसी थ्रेट, कि अब आप क्लाइंट को झूठा नहीं कहेंगे, क्योंकि पिछले काफी साल से आप उसको एडवोकेट कर रहे थे। तो कौन से वाला हो गया दूसरा थ्रेट? एडवोकेसी थ्रेट। क्लियर हो गया? पहला कौन सा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। दूसरा कौन से वाला? एडवोकेसी। एडवोकेसी थ्रेट क्या? आपने उसको एडवोकेट किया, आप उसके एडवोकेट रहे, एडवोकेसी की उसकी, और अब आप अगर उसको कहेंगे नहीं ये झूठा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो फिर आप कैसे कहें? अब तो ये वाली बात आप नहीं कह सकते। तो ये 2 थ्रेट अराइज होते हैं। दोनों थ्रेट समझ आ गए? कि ऑडिट करने जाएं और खुद काम किया हुआ हो तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ऑडिट करने जाएं और पहले उसको मुख्तलिफ डिस्प्यूट्स और लिटिगेशन में रिप्रेजेंट कर चुके हों, उसकी वकालत कर चुके हों, तो अब उसको आप गलत नहीं कहें। एक और इसकी एग्जांपल ले, अंडर राइटिंग सुना हुआ? शेयर जब किसी कंपनी के, जब नई कोई कंपनी आती है तो उसको प्रमोट करते हैं और उसकी करते हैं अंडर राइटिंग, उसे कहते हैं तेरे शेयर ना बिके तो बैंक वाले कहते हैं हम बेच देंगे। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ चुके हैं, इसको कहते हैं अंडर राइटिंग। बाज दफा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसमें इन्वॉल्व होता है, वो कहता है आपके शेयर को मैं प्रमोट करता हूं, फिर सबसे कहता है ये लोग बड़े अच्छे हैं, जैसे मियां आमिर महमूद साहब हो गए, अब उनका ऑलरेडी दुनिया न्यूज़ है, जो है कुछ और बिजनेसेस हैं, जो है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, तो अब उन्होंने कोई और कंपनी बनाई है और मुझे कह रही हैं कि आप ज़रा इसके शेयर वगैरह सेल करवाने में मेरी हेल्प करें। मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सबको कहूँगा भाई इनके पास पंजाब ग्रुप है, इनके पास जो है वो ईफा है, इनके पास फलां सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी है, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी है, इनके पास फलां फलां टेक्नोलॉजीज़ वाला, तो मैं प्रमोट कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं उस कंपनी का ऑडिट करने गया तो वहां पे बेड़ा गर्क था। अब मैं दुनिया के सामने कैसे कहूं कि जब मैं इसकी पहले इसको क्या कर चुका हूं, प्रमोट कर चुका हूं, तो अब मैं शायद मेरे दिल में मैं उनके लिए एक जो है नरम गोशा हो या अपना खौफ हो कि मैं दुनिया को कहता रहा इसके शेयर खरीद लो, शेयर खरीद लो, ये तो बड़ा अच्छा ग्रुप है। अब उसी कंपनी के मैं कैसे कहूँ कि जनाब ये हालात ख़राब हैं, इसके तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। क्लियर हो गया? तो ये भी एडवोकेसी थ्रेट का एक मामला आ जाता है, जब आप क्लाइंट को एडवोकेट करें या आप क्लाइंट को प्रमोट करें। ये दोनों समझ आ गए? अब आगे चलते हैं। वो कहता है क्लाइंट को टैक्स से रिलेटेड आप 3 तरह की सर्विसेज देते हैं। कितनी सर्विस देते हैं? 3 तरह की। आपका ऑडिट क्लाइंट, ठीक है, आप उसको 3 तरह की सर्विस देते हैं। एक उसकी रिटर्न फाइल करते हैं, एक क्या करते हैं? उसकी रिटर्न फाइल करते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा, आप बुक कीपिंग सुना हुआ? बुक कीपिंग मैंने यहां पे लिखा था। बुक कीपिंग का क्या मतलब है कि आप उसे कहते हैं आप सेल करो, एंट्री मैं करूंगा, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट, आप उसे कहते हैं आप एसेट ले आओ, उसकी यूजफुल लाइफ मैं खुद डिटरमिन करूंगा। क्लियर हो गया? उसकी यूजफुल लाइफ मैं खुद डिटरमिन करूंगा और फिर उस पर कितनी % डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो भी मैं खुद करूंगा। ये सारा कुछ क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। क्लियर है? इसमें से टैक्स की भी एंट्रीज होंगी
लाइक आपने किसी टैक्स से राइज वालों ने मुझे पेमेंट की है, उन्होंने टैक्स काट लिया। अगर वैसे तो करते तो वो क्या क्या करते, सैलरी से मुझे सैलरी दे रहे हैं, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और बैंक या कैश क्रेडिट, ऐसी तरह से कर। अब उन्होंने टैक्स काट लिया मेरा 30,000, मुझे दे रहे हैं 2,70,000, तो क्या कहेंगे, सैलरी एक्सपेंस 3 लाख से डेबिट, मुझे कितने आए, ठीक है, जो है इसी तरह से होगा। बताएं किस तरह से होगा, इसी तरह से ही होगा, ठीक है। टैक्स पेएबल जो है वो आ जाएगा 30,000 का, ठीक है। तो किस में चला जाएगा, मेरी तरफ कितने आ जाएंगे, ठीक है, 2 लाख। तो सैलरी एक्सपेंस कितना है, वो तो पूरा 3 लाख है, 3 लाख है। तो बैंक, सॉरी मैं कह रहा हूं मेरी तरफ आ रहे हैं, तो बैंक क्रेडिट कितने से होगा, मुझे कितने मिलेंगे, 2,70,000 और 30,000 क्या हो जाएंगे, सेल्स टैक्स पेएबल, ठीक है। ये सारी एंट्रीज टैक्स की हैं। अच्छा, एक और डेफर्ड टैक्स का किसी ने नाम सुना? डेफर्ड टैक्स होता है बेसिकली जो है फर्क होता है, थोड़ा सा मैं बताने लगा हूं, अगर समझ आ जाए ठीक है, नहीं समझ आए तो कहें सर डेफर्ड टैक्स भी होता है। अच्छा, फर्क होता है कैसे, टैक्स में 2 तरह की डेप्रिसिएशन होती है। टैक्स में एक होती है डेप्रिसिएशन, एक होती है इनिशियल अलाउंस, सुना है कहीं पे? इनिशियल अलाउंस। लेकिन अकाउंटिंग में एक डेप्रिसिएशन होती से, अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन है 15%, 15%, और उसमें टैक्स में 25% इजाफा है। एक 15% वाली भी है और एक कौन से वाली, बच्चे जरा इनको फर्क समझे, मैं कोशिश करता हूं समझा लूं, अगर समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो सर हिला दे। ओके, ये जरा देखिएगा, 15% आपने लिया 1 लाख का एसेट, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, पूरा एक IAS है 12, आप वो पढ़ेंगे। जरा देखिए अकाउंटिंग वाले वो क्या करते हैं, जरा देखिएगा, उसने सिर्फ 15% लिया है, तो उसका एक्सपेंस कितना होगा, 15,000। जो है कौन से वाले, टैक्स वाले, ठीक है, टैक्स वाले वो 2 तरह का लेते हैं। एक तो वो ये सिंपल 15% भी लेगा 15,000, दूसरा वो 25% इनिशियल अलाउंस लेगा। नाम सुना हो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन 2 डेप्रिसिएशन होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये 2 दफा पढ़ा है, ठीक है। तो 25% कितना हो जाएगा, 25,000। क्लियर है, क्लियर है। अब जरा बताएं टैक्स का एक्सपेंस कितना, कितना, अकाउंटिंग का एक्सपेंस कितना, फर्क आएगा, इसका एक्सपेंस, इसका। अब बताएं इसमें एसेट की जो रिटर्न डाउन वैल्यू वो क्या निकलेगी, और इसमें कितनी, 60,000। क्लियर है। अब बताएं इसका एक्सपेंस, इसका कम, इसका टैक्स कम, एक्सपेंस ज्यादा तो टैक्स, और इसके मुताबिक करें तो टैक्स ज्यादा, क्योंकि एक्सपेंस, तो दरमियान में कोई फर्क आएगा, उसको कहते हैं डेफर्ड टैक्स। क्यों, क्योंकि दोनों ने अमोर्टाइज, सॉरी डेप्रिशिएट एसेट को कितने को करना है, 1 लाख को। ये बाद में, ये अभी डेप्रिसिएशन कम चार्ज कर रहा है, बाद में ज्यादा करेगा, ये अभी ज्यादा कर रहा है, बाद में कम करेगा, आखिरकार दोनों ने मिल जाना है। तो टैक्स जो है वो डेफर्ड हो गया, 15,000 एक्सपेंस, तो टैक्स ज्यादा। लेकिन जब गए किनके पास, टैक्स वालों के पास, उन्होंने आपको एक्सपेंस कितना दे दिया, 40,000 का, कितना दे दिया, तो आपका टैक्स कम। लेकिन आगे जाके ये अगले साल ये 15%, ये 15% के हिसाब से 15,000 लेगा, ये शायद कम ले। क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या बच गई है, कम। एसेट दोनों का कितने पे डेप्रिशिएट होना है, ये भी 1 लाख पे करेगा, ये 1 लाख। ये खर्चा पहले ज्यादा ले रहा है तो टैक्स कम, ये खर्चा पहले कम ले रहा है तो टैक्स ज्यादा। दोनों के दरमियान फर्क होगा जो इन द एंड जाके खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया। हो सकता है आगे जाके इसकी डेप्रिसिएशन कम होगी और इसकी डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये पहले ज्यादा ले चुका है। कुछ फर्क समझ आता है। पहले साल
टैक्स का एक फर्क निकलेगा, उसको क्या कहते हैं, डेफर्ड टैक्स। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, आसान नहीं होती। तो फिर क्लाइंट हमसे कहता है कि भाई आप हमें ये वाली कैलकुलेशन करके दें। जी बेटा पूछो। नहीं 25% अगर एक्स्ट्रा ले रहा है, से टोटल इनकम है इधर बताएं 90,000, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, टोटल इनकम 90,000 और सिर्फ यही खर्चे हैं, अकाउंटिंग का प्रॉफिट कितना होगा 75,000, इनका प्रॉफिट कितना होगा 50,000, यही है, यानी 90,000 माइनस 40,000 कितना। अब इस पे टैक्स कम और इस पे टैक्स, क्योंकि इसकी इनकम और इसकी इनकम फर्क समझे, तो टैक्स का एक फर्क आएगा, लेकिन इन द एंड वो इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने डेप्रिसिएट किसको करना है, 1,00,000 को ही करना है ना। तो इसको कहते हैं डेफर्ड टैक्स। टैक्स आगे चला गया, अब भी टैक्स कम टैक्स के लॉ के मुताबिक, और अकाउंटिंग के लॉ के मुताबिक टैक्स ज्यादा, आगे जाके टैक्स अकाउंटिंग के लॉ के मुताबिक टैक्स कम हो जाएगा और इनका टैक्स ज्यादा होगा। ये फर्क इन द एंड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसको क्या कहते हैं, डेफर्ड टैक्स। क्लियर हो गया, क्योंकि इनकम में फर्क आया तो टैक्स में भी फर्क आ गया। ये फर्क समझते हैं, इसको कहते हैं डेफर्ड टैक्स। ये वाली एंट्री भी अक्सर वो हमसे करवाते। अच्छा, आप दोबारा से बुक कीपिंग समझते हैं, सारी एंट्रीज करना, टैक्स की एंट्री समझते हैं, टैक्स सेल्स टैक्स की एंट्री, डेफर्ड टैक्स की एंट्री, विद होल्डिंग टैक्स, किसी का टैक्स काटना है उसकी एंट्री। क्लियर हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा, ये टैक्स की है या ओवरऑल एंट्री है, एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट, ये ओवरऑल बुक कीपिंग की है। क्लियर हो गया। अच्छा सेल क्रेडिट नहीं, पहले यूं कर ले, बैंक डेबिट 1,18,000 से, सेल क्रेडिट 1,00,000 रुपए से, सेल्स टैक्स पेबल क्रेडिट 18,000 से। ये बुक कीपिंग भी है और साथ में टैक्स से रिलेटेड एंट्री भी है। क्लियर हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग या टैक्स, तो हम यार यहां पे कौन सी पढ़ेंगे, टैक्स से रिलेटेड जो एंट्रीज करते हैं। क्लियर हो गया। तो आप जिस क्लाइंट का ऑडिट भी कर रहे हो और उसको टैक्स से रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज भी बता रहे हो या कर रहे हो, दूसरी सर्विस हो जाएगी। पहली सर्विसेज ऑडिट भी कर रहे हैं, रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं। दूसरी सर्विसेज ऑडिट भी कर रहे हैं और टैक्स, बुक कीपिंग ना, बुक कीपिंग बड़ा वर्ड है, टैक्स से रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज भी आप करवा रहे हैं, दूसरी सर्विस। चले जरा ऐसा ऐसा, ये बड़ा आज का जो है वो है कंसेप्चुअल है, मैं जानबूझ के इसको फैला रहा हूं कि आगे ऑडिट में जाके आपके कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। चले फिर याद दिला दूंगा, इकोनॉमिक्स वाला भी तो भूल ही गए। ले जी, नंबर 1 आप क्या कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, आप ऑडिट कर रहे हो और टैक्स रिलेटेड एंट्रीज कर रहे हो, नहीं टैक्स रिलेटेड बुक कीपिंग यूं कहें। ठीक है, मैं भी वही लिखने लगा, टैक्स रिलेटेड एंट्रीज। ठीक है, टैक्स रिलेटेड एंट्रीज कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, तीसरा आप उसको डिफेंड कर रहे हैं डिस्प्यूट्स में। डिस्प्यूट्स में उसको क्या कर रहे हो, आप उसको डिफेंड कर रहे हो। ये 3 तरह की सर्विसेज आप देते हैं ऑडिट क्लाइंट को। नहीं लाजमी नहीं है, कोई भी दे सकते हैं, हो सकता है आप ना दे रहे,
हो सकता है सिर्फ ऑडिट कर रहे हैं, ये वाले काम किसी और कर से करवा रहे हैं। और चुप, हम यहाँ भी है, वही उधर ही आने लगा। आप ऑडिट कर रहे हो, रिटर्न फाइल कर रहे हो, आप ऑडिट कर रहे हो, टैक्स रिलेटेड एंट्रीज बना के देते हैं और आगे वो करता है, यानी टैक्स की बुक कीपिंग कर रहे हो। और आप ऑडिट कर रहे हो और उसके क्या कर रहे हो, उसके आगे डिस्प्यूट पे जाके एपलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और कौन से सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ रहे हो उसके केसेस। 3 सर्विसेज। मुझे बताएं, वो कहते हैं जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, डाटा किसने बनाया? क्लाइंट ने। रिटर्न देखें, रिटर्न कहीं बाद में होती है, 30 जून को जब सार खत्म हो जाता है तो फिर जाके कहां पे 30 सितंबर को या आगे जाके आप क्या फाइल करते हैं? रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये हिस्टोरिकल डाटा होता है। क्या होता है? हिस्टोरिकल। उसको आप बस थोड़ा सा यूं चेंज करते हैं कि वो टैक्स वालों के लिए काबिल कबूल हो जाए। यानी अगर उसने डेप्रिसिएशन डाली हुई है तो आप उसमें इनिशियल अलाउंस भी डाल देते हैं, बस इतना सा करते हैं और कुछ नहीं करते। डाटा किसने बनाया? क्लाइंट ने। कंपाइलेशन, अकाउंटिंग एंट्री, सारा कुछ किसने किया? क्लाइंट ने। आपकी कुछ जिम्मेदारी है? नहीं। आपका सिर्फ इतना काम है, आप उसको रेगुलेटरी बॉडी के मुताबिक बता दें, या बाज दफा कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगे तो आप क्लाइंट को समझाएं कि वो ये चीज मांग रहा है, क्लाइंट से लेके आगे दे रहे। इस सूरत में कोई थ्रेट नहीं है। यानी आपका ऑडिट क्लाइंट जिसको आप क्या दे रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न की सर्विसेज भी दे रहे हो, तो कोई थ्रेट नहीं है। बताएं इसमें कोई एडवोकेसी थ्रेट है? नहीं। मुझे बताएं इसमें कोई सेल्फ रिव्यू थ्रेट है? नहीं। ये बात समझ आती है? तो आप किसी भी ऑडिट क्लाइंट को इनकम टैक्स रिटर्न की सर्विसेज दे सकते। ये वाली बात हो गई। हम एथिक्स पढ़ रहे हैं ना, और किसके? टैक्स प्रैक्टिशनर के। टैक्स प्रैक्टिशनर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट भी करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स की सर्विसेज भी देता है। कौन सी सर्विसेज देता है? रिटर्न फाइल करने की सर्विसेज भी देता है, साथ में ऑडिट कर रहा हो, टैक्स रिलेटेड एंट्रीज यानी डेफर्ड टैक्स, यानी सेल्स टैक्स, यानी प्रोविजन, यानी सैलरी पे कितना टैक्स कटना है, ये वाली सारी सर्विसेज भी दे रहा होता। और क्या कर रहा होता है? डिस्प्यूट। तो पहला ऑडिट कर रहे हो, साथ में क्या कर रहे हो? रिटर्न फाइल कर रहे हो। कोई थ्रेट नहीं है यार। देखे वो तो प्रोफेशनल ड्यू कोर्स। फिर तो देखे आप, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट किस बात के? वो तो हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हो, इंटेग्रिटी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, ड्यू केयर हो, आप वो तो कॉन्फिडेंशियल, वो तो सारे असूल लगने के बाद की बात। ठीक है। फिर अगर आप प्रोफेशनल हैं और साथ में मैच देख रहे हैं और रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे उसने सेंचुरी बनाई, आपने उसे कहा 1 मिलियन हो गया, ठीक है, ऐसे ही कोई पता नहीं है, जो है वो जो स्कोर है वो इधर लिखी जा रही है उसके रिटर्न में। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं, ड्यू केयर होनी चाहिए। क्लियर हो गया? पहली बात, जब आप टैक्स रिलेटेड एंट्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? टैक्स रिलेटेड एंट्रीज, और ऑडिट करने जाएंगे और कहेंगे डेफर्ड टैक्स गलत है, तो वो क्या कहेगा? कौन सा थ्रेट निकला? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ठीक है, तो इसमें कौन से वाला थ्रेट है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, बहुत बड़ा थ्रेट है। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, कौन से वाला थ्रेट है बेटा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्लियर हो गया? ले जी। अच्छा, अब सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, आपने साल में एक ही एंट्री की है, सिर्फ एक एंट्री, उसकी लाखों एंट्रीज है, तो अब सिग्निफिकेंट है या इममटेरियल? इममटेरियल। ये वाली बात समझे ना? या तो आप सारी की सारी एंट्री करते हैं। अच्छा ये बताएं, किसी की सैलरी पे टैक्स काटना था और एंड पे जो टैक्स पेएबल निकलता है, इन दोनों में से कौन सा मटेरियल है? जो एंड पे टैक्स पेएबल निकलता है वो बड़ी है, और जो किसी की सैलरी पे टैक्स काटना था वो आपने काम किया, वो क्या है? मटेरियल। मटेरियल कहते हैं बड़ी अमाउंट को, इममटेरियल कहते हैं छोटी। क्लियर है? ये दोनों कंसेप्ट समझा के रखिएगा। थ्रेट कौन सा है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब जब आपको उस पर क्या कर रहे हो? डिस्प्यूट को डिफेंड कर रहे हो, तो फिर आपने क्या करना है? फिर वो कौन से वाला होगा? एडवोकेसी। बदकिस्मती से ये उसने एडवोकेसी थ्रेट ऊपर जिक्र तो किया है लेकिन उसने
नीचे इसको बयान नहीं किया। किसको? डिस्प्यूटेड को। तो कौन से वाली दो चीजें करता है? नंबर 1 रिटर्न को करता है और दूसरा कौन से करता है? जब उसको टैक्स रिलेटेड वो एंट्रीज करवा रहे। क्लियर हो गया? ले जी, अब एक एक करके हमें, मैं अगर बताऊं यहां पे तो कोड ऑफ एथिक्स, मैं अगर एक एक करके बताता जाऊं तो आपको कुछ समझ आती है कि ये क्या बला है? नहीं, हम यहां से नहीं, यहां से पढ़ते। जरा आइएगा, आइएगा बेटा, हम पढ़ने लगे हैं कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स एप्लीकेबल किसके लिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। किसके लिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, ठीक है, सीएस के लिए। जरा आइएगा। नहीं, वकील भी होते हैं। जब वकील की बात होगी तो पिछली बातें भी होंगी। जो इससे आगे पढ़ने लगे हैं वो सिर्फ किसके लिए हैं? सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लियर हो गया? इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकीलों सब के लिए जरूरी। जो आगे आने वाली बात है, ये आई कैप की कोड ऑफ एथिक्स की पूरी बुक है, उसमें ये वाली बातें लिखी हुई। क्लियर है? जरा पढ़ते हैं, मुझे बताइएगा। टैक्स सर्विसेज, ठीक है, वो कहता है कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट एज एप्लीकेबल टू टैक्स सर्विसेज। ठीक है, टैक्स सर्विसेज क्या होती हैं? जरा देखिएगा। टैक्स सर्विसेज इंक्लूड प्रिपेयरिंग रिटर्न या टैक्स रिटर्न। समझ आ गई ये क्या बला है? ओके, आगे चलते हैं। मेकिंग कैलकुलेशन फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज, ये वाली बात समझ आ गई, ठीक है। और उसके बाद कौन से वाली? सजेस्टिंग टैक्स प्लानिंग एटसेट्रा। क्लाइंट जब शुरू होता है तो साल से पहले, मतलब आपको एक जरा बता दूं, एक क्लाइंट आपके पास आया है, टैक्स प्लानिंग बता दूं, ठीक है। टैक्स प्लानिंग ये होती है, क्लाइंट जब आपके पास आता है वो कहता है कि मैं ना एक जगह पे फैक्ट्री लगाने लगा या कोई कारोबार शुरू करने लगा। टैक्स प्लानिंग समझिएगा। कोई कारोबार शुरू करने लगा, ठीक है, मैं कोल माइनिंग करने लगा और मेरा इरादा है कि बलोचिस्तान में करूं। कहां पे करनी चाहिए? समझ, ये टैक्स प्लानिंग है। और करो भाई, कर ही रहे हो, सिंध में करो और बेचो किसको? समझ गया? तो तुम्हें 100% टैक्स आपके पास है। एक बंदा कहता है मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है और मैं काम करता हूं, उसे कहो खुदा के बंदे किस में रजिस्टर्ड हो जा। क्लियर है? किस में? पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्टर्ड हो जा और क्या कर, अपनी टाइमली रिटर्न फाइल करता रहे, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट, तुम्हें क्या मिलेगा? ये टैक्स प्लानिंग। तो ये हम सर्विसेज देते हैं। नंबर 1 कौन से वाली? रिटर्न। नंबर 2 कौन से वाली? और कौन से वाली? और हम कौन सी देते हैं? उधर आखिर पे लिखिए। डिस्प्यूट में हम उसके एडवोकेट भी करते हैं। क्लियर है? ये वाली लाइन क्लियर होगी? जरा आगे चलिएगा। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट माइट क्रिएट सेल्फ रिव्यू या एडवोकेसी थ्रेट। क्लियर है? ये सारा लफ्ज समझाने के लिए कल और आज क्या सारा कुछ करना पड़ा है कि भाई अगर आप ऑडिट क्लाइंट को, किसको? ऑडिट क्लाइंट को क्या दे रहे हैं? ये वाली सर्विसेज दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा? और कौन से वाले? एडवोकेसी थ्रेट हो सकता है, माइट क्रिएट। ये वाला लफ्ज समझ आ गया? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। वो कहते हैं कोड ऑफ, अच्छा अब ये है कि किसको ये सर्विसेज देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, तो फिर वो 2 में डिवाइड कर देता है। नंबर 1 वो क्या कहता है? रिटर्न की सर्विसेज ऑडिट के साथ किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि इस पे कोई, ये मैंने बताया है, चाहे वो पब्लिक कंपनी है चाहे वो लिस्टेड है। जब आते हैं ना नीचे वाली 2 की बात करता है तो फिर उनको 2 में डिवाइड कर लेता है। एक लिस्टेड कंपनी, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी उसको कह रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होती है? जिसमें लोगों का पैसा लगा हुआ, शेयर होल्डर बाहर के बंदों का। एक होती है अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनी का। तो उन दोनों का नहीं बेटा, आपस में नहीं, उन दोनों का आपस में फर्क बताएं, क्या फर्क है प्राइवेट कंपनी और एक लिस्टेड कंपनी में, या एक पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी में उन बंदों का पैसा लगा होता है जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते। पहले मैंने शुरू में बताया, इसलिए शेयर होल्डर किसको भेजते हैं? ऑडिटर। भाई जाके देखो तो वहां पे चल क्या रहा है, मुझे तो ना पता है इम्पेयरमेंट का,
मुझे ना पता है रिवैल्यूएशन का, ना मुझे पता है डेप्रिसिएशन का, ना मुझे पता है अमोर्टाइजेशन का। तुम खुद जाओ जाके चेक करो। अब बताएं ज्यादा थ्रेट कहां पे होगा, प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी में। क्यों? क्योंकि मालिक कोई और, चला कोई और रहा है। प्राइवेट कंपनी तो वही शेयर होल्डर होते हैं, वही सारा कुछ चला। क्लियर हो गया? ओके। तो पहले वो क्या कहेगा कि भाई दो थ्रेट अराइज होते हैं। कौन से वाला? सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी। अब ये वाले थ्रेट किस में ज्यादा होंगे? पब्लिक कंपनी। और किस में कम होंगे? प्राइवेट कंपनी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब वो इजाजत दे रहा है ऑडिट कर सकते, ऑडिट करते हैं और साथ में रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कोई थ्रेट नहीं है, चाहे वो पब्लिक है चाहे। क्यों? क्योंकि ये होती है हिस्टोरिकल डेटा पे। और आगे अच्छा एक और बड़ी मजे की बात, आप गलत कर भी दें, क्लाइंट को फेवर दे भी दें, तो एफबीआर 6 साल तक आपको नोटिस भेज सकता है ना मसला। तो इसका मतलब है एक तो हिस्टोरिकल डाटा जिस पे आप इन्वॉल्व नहीं है, पहली बात। क्यों थ्रेट नहीं है रिटर्न में? मैं बता रहा हूं। नंबर 1 हिस्टोरिकल डाटा। क्या है? हिस्टोरिकल डाटा। दूसरा आगे कौन मौजूद है? एफबीआर। आगे एफबीआर मौजूद है। ये क्लियर है? इसमें कोई थ्रेट नहीं है। और करते क्या है? आप रिटर्न फाइल करते हैं सिंपल, जो जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी को डाटा मांगती है दे देते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, किसी उसने डाटा दिया, आपने उसको चेज करके उधर रखा दिया, सारा कुछ हो गया। अब जब आप ये वाली देते हैं तो फिर थ्रेट निकलता है। कौन से वाला? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अब वो दो को डिवाइड कर देता है। नंबर 1 पब्लिक लिस्टेड कंपनी, नंबर 2 कौन से, यानी पब्लिक इंटरेस्ट वाली कंपनी, और कौन से वाली जिनमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता। नहीं जी काफी सारा हमने पढ़ लिया, अब जरा हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, किसी हद तक हमें समझ आएगी साथ साथ। कोड आता है फैक्ट इन रिक्वायरमेंट जो है दैट प्रोहिबिट फर्म आर नेटवर्क फर्म। नेटवर्क फर्म एक फर्म है केपीएमजी, समझते हैं? उसका मेरे ख्याल में यूके के ऑफिस होगा, पाकिस्तान उसकी नेटवर्क फर्म है। और इसी तरह से केपीएमजी लाहौर से, मतलब एक यूएचवाई एक फर्म है लाहौर में, उसका इस्लामाबाद भी ऑफिस है, कराची भी ऑफिस है। तो अब उसकी नेटवर्क कौन सी फर्म है? लाहौर मेन हेड ऑफिस फर्म, और नेटवर्क ऑफिस कौन से हैं? इस्लामाबाद और कराची वाला। क्लियर है? फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्टन टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट्स। कुछ सर्विसेज ऑडिट क्लाइंट्स को दे सकते हैं और कुछ सर्विसेज नहीं दे सकते। इन सम बिकॉज थ्रेट कैन नॉट बी एड्रेस्ड बाय अप्लाइंग सेफगार्ड। ये वाली बात सुनिएगा। लीजिए, आप कहते हैं कि अगर सेफगार्ड की अब बात करने लगा हूं, ठीक है, यही बात आगे जारी रहेगी जानबूझ के, चूंकि आपने आगे ऑडिट में पढ़ना, ये 15 से 20 मिनट में भी पढ़ाया जा सकता था। पहले मैंने कहा जो समझना है आपने कहना है ठीक है उसको याद कर लेना, लेकिन नहीं, आगे जाके फिर आपको परेशानी होती है। दोबारा से सेफगार्ड क्या है जरा देखिएगा। एक बंदे ने काउंटिंग एंट्री की है टैक्स से रिलेटेड, जब वही ऑडिट करने के लिए जाएगा तो कौन सा थ्रेट होगा? अब सेफगार्ड सुने, एक मैंने बताया डिपार्टमेंट अलग होते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज करवाएं कौन से वाले, और ऑडिट करवाएं सेफगार्ड है कि अब सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्यों? क्योंकि एंट्री किसने की? टैक्स वालों ने। ऑडिट कौन करने जा रहे? एश्योरेंस वाले। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेफगार्ड। क्लियर हो गया? दूसरी बात सुने, एंट्रीज इन्होंने की, ऑडिट इन्होंने किया, और किसी और पार्टनर से रिव्यू करवा ले जो ना ऑडिट में शामिल था ना एंट्री करते हुए शामिल था, एक और सेफगार्ड, यानी किसी एडवाइजरी के पार्टनर से करवा ले, किसी और डिपार्टमेंट से। क्लियर हो गया? तो सेफगार्ड। अच्छा, बाज दफा सेफगार्ड अप्लाई करके भी जो है थ्रेट रिमूव नहीं होता। वो किस में होता है? यूजुअली लिस्टेड कंपनी में होता है। चलें अब दोबारा से इसको पढ़ते हैं हम जरा, कि हमें समझ आती है या नहीं। वो कहता है जो फर्म वो रोक देती है सर्टेन टैक्स सर्विसेज टू द ऑडिट क्लाइंट इन सम सर्कमस्टांसेस बिकॉज थ्रेट कौन से वाला? एडवोकेसी थ्रेट, और कौन से वाला? सर्विसेज कैन नॉट बी एड्रेस, रिमूव नहीं किया जा सकता, सॉल्व नहीं किया जा सकता बाय अप्लाइंग सेफगार्ड। सेफगार्ड क्या है? एक बंदे को से ऑडिट करवा लेना, एक बंदे से, फिर भी रिमूव नहीं किया जा सकता, तो वो कहता है रुक जाओ भाई, ये काम ही ना करो। क्लियर है? आगे चलते हैं जरा। टैक्स सर्विसेज टू द, किसको? टैक्स सर्विसेज टू द ऑडिट क्लाइंट। और कौन कौन सी देते हैं? नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? नीचे आए, 1 क्या लिखा हुआ है?
टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, टैक्स कैलकुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्रीज। इसकी क्या एग्जांपल है, डेफर्ड टैक्स की एंट्री लिख दे, सेल्स वाली एंट्री लिख दे, सैलरी पे टैक्स वाली एंट्री लिख दे। चले जी अब पढ़ते हैं। ये मेन हेडिंग है, मैं अब जिसको करने लगा हूं सर्कल, ये देखें, ये है मेन हेडिंग, टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट। तो पहली सर्विसेज क्या लिखा हुआ है, टैक्स सर्विसेज की प्रिपरेशन, और दूसरी सर्विसेज क्या लिखा हुआ है, टैक्स कैलकुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है जी, अब चलते हैं वापस। वो कहता है, अच्छा मैंने आपको कुछ बताया था कि अगर साल में एक एंट्री करें तो थ्रेट कम होगा, सारी की सारी करें ज्यादा होगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। इनको कहते हैं फैक्टर्स, इनको क्या कहते हैं, फैक्टर्स, फैक्टर फॉर इवेल्युएट। नमाज का टाइम हो गया, लें जी, ठीक है। अच्छा मैं समझा जान है तो गाना शुरू हो गया। नहीं सर, बंद कर दें भाई को। अच्छा चलो बंद कर, इधर से हजरात नहीं मस्तूरात थे। अच्छा ओके चले आज ले जी, फैक्टर फॉर इवेल्युएटिंग द लेवल ऑफ थ्रेट। ठीक है, इसमें जरा क्रिएटिंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज तो फैक्टर होते हैं, कुछ देखना होता है कि थ्रेट ज्यादा है या कम है। जरा देखिएगा, नंबर 1 आपको पता है 6 महीने में एक रिव्यू होता है, एक ऑडिट होता है साल में, एक रिव्यू होता है। मैं दोबारा बताता हूं, ठीक है, एक एक चीज बतानी पड़ी। नंबर 1 12 महीने बाद ऑडिटर जाता है और पूरे साल का क्या करता है, रिव्यू करता है। एक होता है 6 महीने बाद जाता है, कुछ लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी होता है कि वो पूरे साल का ऑडिट ना करें बल्कि 6-6 महीने के 2 रिव्यू भी करवा लें। अगर आप रिव्यू करने जा रहे हैं तो अब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी साइन नहीं करें, और अगर आप ऑडिट करने जा रहे हैं तो पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको क्या करेंगे। अच्छा ये फैक्टर, ठीक है, फैक्टर अब जरा देखिएगा, फैक्टर क्या है, किस वजह से थ्रेट ज्यादा है या कम है। पहले पूरे साल में एक एंट्री करते हैं, थ्रेट ज्यादा या कम, ओके। पूरे साल में सारी की सारी एंट्रीज आप करते हैं, थ्रेट ज्यादा, पहली बात होगी, ये भी एक फैक्टर है। दूसरा, अगर एफबीआर तगड़ा है, एफबीआर तगड़ा है, आपने कोई गलती की तो वो पकड़ लेगा, और एफबीआर तो थ्रेट कम, और अगर एफबीआर ढीला है 10-10 साल तक वो गलती पकड़ ही नहीं सकते तो फिर थ्रेट, आप गलती कर भी देंगे कोई नहीं पकड़। ओके अच्छा सर, मुझे आखिरी बात बताएं, हम खत्म करते हैं। एफटीआर में एक्सपेंसेस वगैरह अलाउड नहीं है, सिंपल जितना आता है ग्रास पे 15%। अगर किसी की इनकम ही सारी एफटीआर में है पहली बात, और दूसरी किसी की इनकम है नॉर्मल टैक्स रिजीम में, किस में थ्रेट ज्यादा होगा, नॉर्मल, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, और एफटीआर में क्लियर हो गया। तो हमने सिर्फ फैक्टर पढ़े, मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई, सिर्फ इतना पढ़ाया है फैक्टर कब ज्यादा होगा, जब सारा काम आप करें। फैक्टर कम होगा जब एक आध काम जो ले जी, फैक्टर कब ज्यादा, जो है थ्रेट कब ज्यादा होगा, फैक्टर पढ़ने लगे जब आगे एफबीआर तगड़ा हो तो क्या है, थ्रेट कम, और एफबीआर अगर आगे ढीला है तो थ्रेट ज्यादा। क्लियर है। और आखिरी बात, टैक्स रिजीम कौन सा है, अगर नॉर्मल टैक्स रिजीम है थ्रेट ज्यादा, और अगर एफटीआर है थ्रेट। कल यहीं से कर